आपके दुर्गों की श्रृंखला में मैंने राजसमंद जिला और दुर्ग कुंभलगढ़ उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा समझाया था। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके दो उपनाम मैंने आपको कल बताए थे कि मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी और मेवाड़ की आँख, दो उपनाम मैंने बताए थे। अब मैंने आपसे कल ये भी कहा था कि आप इस दुर्ग के भीतर लघु दुर्ग पढ़ोगे कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की आँख लिखा मिलेगा आपको। लेकिन इस दुर्ग की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि जब तक दुर्ग के निकट नहीं पहुंचा जाए तब तक दुर्ग दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसी को मेवाड़ की आँख कहा जाता है। फिर दुर्ग के निर्माण के पीछे महाराणा कुंभा का एक विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्य रहा कि गोड़वाड़ क्षेत्र की सुरक्षा करना। गोड़वाड़ का मतलब पाली, इसलिए दुर्ग के निर्माण के स्थल का चयन एक ऐसे स्थान पर दुर्ग बनाया गया जहां से मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही दिखे। दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो पूर्व में यहाँ पर एक दुर्ग था जिसका निर्माण मौर्य शासक संप्रति ने करवाया। उसके खंडर बच गए। उन्हीं खंडरों पर 1448 में महाराणा कुंभा अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में मंडन शिल्पी की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। मतलब इस दुर्ग का जो शिल्पकार है उसके ऊपर प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पकार कौन था? मंडन शिल्पी की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। कविराज श्यामल दास वीर विनोद में उल्लेख करते हैं कि यह दुर्ग समुद्र तल से लगभग 3568 फीट की ऊंचाई पर अरावली पर्वतमाला की एक चोटी के ऊपर बना हुआ है। और कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को एक संज्ञा दी, क्या कहा? एट्रुस्कन। ये मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि एट्रुस्कन पश्चिमोत्तर इटली में विकसित एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन। जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, ठीक वैसे ही उस सभ्यता के अंदर जो मजबूत इमारतें बनी, उन इमारतों को उस सभ्यता के नाम पर एट्रुस्कन इमारतें कहा गया। वैसी की वैसी मजबूत इमारत कर्नल जेम्स टोड ने किसको बताया? कुंभलगढ़ दुर्ग को। फिर दुर्ग में प्रवेश के लिए 9 मुख्य द्वार, आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल। तो हनुमान पोल के यहाँ पर हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित है जिसको महाराणा कुंभा नागौर अभियान से लेकर आए। फिर विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल, ये 9 दरवाजे बने हुए हैं। फिर दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की मैंने चर्चा की। वेदी मंदिर, दुर्ग के भीतर जब भी कोई यज्ञ वगैरह आहूत किया जाता, हवन आहुतियाँ देने के लिए एक अग्निकुंड बना हुआ है, वो ही क्या है? वेदी मंदिर। फिर नंबर 2 कटारगढ़, ये दुर्ग के भीतर स्थित लघु दुर्ग है। दुर्ग के भीतर स्थित लघु दुर्ग जो महाराणा कुंभा का निजी आवास स्थान रहा। महाराणा कुंभा इस कटारगढ़ में रहते थे। फिर नीलकंठ महादेव मंदिर, इस मंदिर में लगभग 5 फीट ऊंचा एक शिवलिंग स्थापित है। नीलकंठ महादेव मंदिर में 5 फीट ऊंचा एक शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा मामादेव कुंड, इस कुंड के किनारे कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी थी। अब इतिहासकारों ने इस संदर्भ में कुछ पंक्तियाँ लिखी कि उदा बाप न मारजे, लिख्यो लाभे राज, देश बसायो रायमल, सरियो ने को काज। कि पितृहंता शासक को मेवाड़ के सरदारों ने स्वीकार नहीं किया। अगला शासक कौन बना? रायमल बना। कि उदा बाप न मारजे, लिख्यो लाभे राज, कि उदा को पिता को नहीं मारना चाहिए था। जिसके नसीब में राज्य लिखा है वो तो उसी को मिलेगा। देश बसायो रायमल, अगला शासक कौन बना? रायमल। सरियो ने एको काज, सारे प्रयत्न विफल हो गए। ये मामादेव कुंड है, यहीं पर कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी थी। फिर उड़ना राजकुमार की छतरी, तो देखिए उड़ना राजकुमार, कल हमने चर्चा की थी उड़ना राजकुमार के बारे में भी कि मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज तेज धावक शक्ति के कारण, तेज दौड़ने के कारण इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से विख्यात हुए। उनकी हत्या उन्हीं के बहनोई सिरोही के राव जगमाल द्वारा कर दी जाती है। बहन बहनोई में झगड़ा हुआ, सुलह कराने के लिए सिरोही चले गए। बहनोई को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उनको विष देकर उनकी हत्या कर दी। उनकी एक स्मारक छतरी इस दुर्ग के भीतर। फिर जाली रानी का मालिया,
ये एक महल बना हुआ है जाली रानी का। ये जाली रानी कौन थी? तो झालावाड़ की राजकुमारी सुमति जाली, जिसका एक महल इस दुर्ग के भीतर बना हुआ है। इस सुमति जाली का विवाह मंडोर के राजकुमार के साथ तय हुआ, मंडोर जोधपुर में, वहाँ के राजकुमार के साथ तय हुआ। लेकिन महाराणा कुंभा उससे जबरन विवाह करके कुंभलगढ़ ले आते हैं और फिर ऐसा कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग की चौकसी इतनी बढ़ा दी जाती है, सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम कर दिए जाते हैं कि कोई मच्छर भी अंदर नहीं आ पाए, कि जाल कटाया जाली मिले न रंग कटाया राव, कुंभलगढ़ रे कांगरे माछर हो तो आओ, ऐसी कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई मिलती है। फिर एशिया में चीन की दीवार के बाद दूसरी श्रेष्ठ दीवार किस दुर्ग की? कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर, लगभग 36 किलोमीटर। अब हमने विशेष बिंदु देखे थे कि 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। प्रताप के पिता उदय सिंह जी का लालन पालन दुर्ग के किलेदार आशा देवपुरा द्वारा किया जाता है। 1458 में जब दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो महाराणा कुंभा ने विशेष सिक्के ढलवाए और उन पर एक नाम अंकित करवाया, कुंभलगढ़। इतिहास में कुंभलगढ़ का किला एक ही बार जीता गया, 1578 में शाहबाज खां इस दुर्ग को जीतता है। और अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में कहता है कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। और इतिहासकार हरविलास शारदा इस दुर्ग को महाराणा कुंभा की रचनात्मक और सैनिक मेधा, मतलब रचनात्मक और सैनिक बुद्धि का प्रतीक बताते हैं। अब लिख लीजिए आप, उपनाम लिखिए पहले, सबसे पहले मेवाड़ एवं मारवाड़ का सीमा प्रहरी। मेवाड़ एवं मारवाड़ का सीमा प्रहरी एवं मेवाड़ की आँख, मेवाड़ की आँख। मेवाड़ एवं मारवाड़ का सीमा प्रहरी और मेवाड़ की आँख। फिर अगली पंक्ति में लिखना, मौर्य शासक, मौर्य शासक संप्रति द्वारा, मौर्य शासक संप्रति, संप्रति द्वारा निर्मित दुर्ग के, निर्मित दुर्ग के खंडरों पर, निर्मित दुर्ग के खंडरों पर 1448 में 48, 1448 में महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा अपनी पत्नी कुंभल देवी, अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में, की स्मृति में मंडन शिल्पी की देखरेख में, मंडन शिल्पी की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, इस दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। फिर अगली पंक्ति में लिखना, कविराज श्यामल दास के ग्रंथ, कविराज श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद, कविराज श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार
वीर विनोद के अनुसार यह दुर्ग समुद्र तल से लगभग 3,568 फीट की ऊंचाई पर अरावली पर्वतमाला की एक चोटी पर स्थित है। अगली पंक्ति में लिखिएगा, कर्नल जेम्स टोड इस दुर्ग को एट्रुस्कन की संज्ञा देते हैं। फिर लिखिएगा प्रवेश द्वार। लिखिएगा आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल। आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल। इस हनुमान पोल में एक पंक्ति लिखिएगा, यहाँ स्थापित हनुमान प्रतिमा महाराणा कुंभा नागौर अभियान से लाए थे। इसके बाद लिखिएगा विजय पोल। फिर भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल एवं गणेश पोल। भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल एवं गणेश पोल। ये तो दुर्ग के प्रवेश द्वार हो गए। अब लिखिएगा दर्शनीय स्थल। इसमें नंबर 1 लिखिए वेदी मंदिर। केवल नाम लिख लीजिए वेदी मंदिर का। 2 पर नीलकंठ महादेव पहले लिख लीजिए। नीलकंठ महादेव मंदिर, और इसमें डैश करके एक पंक्ति ऐड कीजिएगा, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर। इसमें एक पंक्ति ऐड कीजिएगा,
इस मंदिर में 5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। 5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। फिर नंबर 3 लिखना कटारगढ़। कटारगढ़ लघु दुर्ग, स्मॉल फोर्ट। लघु दुर्ग कोमा लगाकर इसके आगे लिखिएगा महाराणा कुंभा का निजी आवास स्थान, निजी आवास स्थान था। महाराणा कुंभा का निजी आवास स्थान था। फिर इसके बाद अगला स्थल लिखिएगा मामादेव कुंड। मामादेव कुंड, इसमें डैश करके एक पंक्ति लिखिए। इस कुंड के किनारे कुंभा के पुत्र उदा उनकी हत्या कर देते हैं। उनकी हत्या कर देते हैं। उनकी हत्या। मामादेव कुंड, इस कुंड के किनारे कुंभा के पुत्र उदा उनकी हत्या कर देते हैं। उनकी हत्या कर देते हैं। नंबर 5 लिखिएगा उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार की छतरी, इसमें एक पंक्ति लिखिएगा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज इतिहास में, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से विख्यात है। उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार के नाम से विख्यात है। इनकी हत्या इनके बहनोई सिरोही के राव जगमाल द्वारा कर दी जाती है। सिरोही के राव जगमाल द्वारा कर दी जाती है। फिर अगला हिस्सा लिखिएगा जाली रानी का मालिया। क्वेश्चन लिख लेना महल। जाली रानी का मालिया, क्वेश्चन लिखना महल, और इसमें डैश करके लिखना झालावाड़ की राजकुमारी। झालावाड़ की
राजकुमारी सुमति जाली, सुमति जाली का महल, झालावाड़ की राजकुमारी सुमति जाली का महल, इसका विवाह मंडोर, क्वेश्चन लिखना जोधपुर, मंडोर क्वेश्चन लिखना जोधपुर के राजकुमार के साथ, तय हुआ था, परंतु महाराणा कुंभा इससे जबरन विवाह कर कुंभलगढ़ ले आते हैं, जबरन विवाह कर कुंभलगढ़ ले आते हैं। फिर नंबर 7 लिखेगा, एशिया में चीन की दीवार के बाद चीन की दीवार के बाद दूसरी श्रेष्ठ दीवार इस दुर्ग की है, जिसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है। ये तो हो गई बात दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की। अब लिखिएगा विशेष बिंदु, स्पेशल फैक्ट क्या है। विशेष बिंदु लिखो। नंबर 1, 9 मई 1540 में 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ। फिर नंबर 2 लिखना, उदय सिंह जी का लालन पालन। उदय सिंह जी का लालन पालन दुर्ग के किलेदार आशा देवपुरा, दुर्ग के किलेदार आशा देवपुरा द्वारा किया जाता है। आशा देवपुरा द्वारा किया जाता है। फिर नंबर 3 लिखना, 1458 में
1458 में दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा होने पर महाराणा कुंभा विशेष सिक्के ढलवाते हैं और उन पर कुंभलगढ़ नाम अंकित करवाते हैं। फिर नंबर 4 लिखना 1578 में शाहबाज खां इस दुर्ग को जीतता है। फिर नंबर 5 लिखेगा अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखना यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। फिर एक अंतिम पंक्ति लिखना नंबर 6 इतिहासकार हरविलास शारदा इस दुर्ग को कुंभा की रचनात्मक एवं सैनिक मेधा का मतलब होता है बुद्धि, सैनिक मेधा का प्रतीक बताते हैं। ये हो गई बात आपके कुंभलगढ़ दुर्ग की। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्या लिखा हमने, एक बार टैली कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने 2 उपनाम लिखवाए, मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी, और दूसरा मेवाड़ की आँख। जिस स्थान पर दुर्ग बना हुआ है वहाँ पहले से एक दुर्ग था जिसका निर्माण मौर्य शासक संप्रति ने करवाया। उसके बचे हुए खंडरों पर 1448 में महाराणा कुंभा
अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में मंडन शिल्पी की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। अब कविराज श्यामल दास वीर विनोद में इस बात का उल्लेख करते हैं कि यह दुर्ग समुद्र तल से लगभग 3568 फीट की ऊंचाई पर अरावली पर्वतमाला की एक चोटी पर स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को मजबूती के कारण एक संज्ञा प्रदान की, क्या कहा, एट्रुस्कन। फिर दुर्ग में प्रवेश के लिए हमने 9 दरवाजे लिखे, आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल। तो हनुमान पोल के यहाँ हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित है जिसको महाराणा कुंभा नागौर अभियान से लाए। फिर विजय पोल, भैरव पोल, नीबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल, ये 9 दरवाजे हो गए। फिर दुर्ग के दर्शनीय स्थल लिखे हमने, वेदी मंदिर, हवन आहुतियाँ करने के लिए एक अग्निकुंड बना हुआ है, उसमें हमने लिखा कुछ नहीं, केवल स्थल का नाम लिखा, वेदी मंदिर। फिर नीलकंठ महादेव मंदिर, इस मंदिर में लगभग 5 फीट ऊंचा एक शिवलिंग स्थापित है। कटारगढ़ एक लघु दुर्ग है, स्मॉल फोर्ट, दुर्ग के भीतर लघु दुर्ग, जो महाराणा कुंभा का निजी आवास स्थान था। फिर मामादेव कुंड, इस कुंड के किनारे कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी थी। उड़ना राजकुमार की छतरी, तो उड़ना राजकुमार मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज, इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से विख्यात, इनकी हत्या इन्हीं के बेनोई सिरोही के राव जगमाल द्वारा कर दी जाती है। फिर जाली रानी का मालिया, जाली रानी कौन थी, तो झालावाड़ की राजकुमारी सुमति जाली, इनका विवाह मंडोर जोधपुर के अंदर स्थान वहाँ के राजकुमार के साथ तय हुआ, लेकिन महाराणा कुंभा इससे जबरन विवाह करके इसे कुंभलगढ़ ले आते हैं। और 7वां और अंतिम बिंदु हमने लिखा, एशिया में चीन की दीवार के बाद दूसरी श्रेष्ठ दीवार किस दुर्ग की, कुंभलगढ़ दुर्ग की, और इसकी लंबाई हमने कितनी लिखी, 36 किलोमीटर। विशेष बिंदु लिखे, 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। प्रताप के पिता उदय सिंह जी का लालन पालन दुर्ग के किलेदार आशा देवपुरा द्वारा किया जाता है। भाई पन्नादाई लेकर पहुंची चित्तौड़ से कहाँ, कुंभलगढ़, और यहाँ पर किलेदार आशा देवपुरा वो उदय सिंह जी का लालन पालन करते हैं। 1458 में 10 वर्षों के उपरांत, भाई 1448 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, 1458 में पूरा हुआ। पूरा होने की स्मृति में महाराणा कुंभा ने विशेष सिक्के डलवाए और उन पर एक नाम अंकित करवाया, कुंभलगढ़। इतिहास में दुर्ग एक ही बार जीता गया, इसलिए हमने एक पंक्ति ऐड की कि 1578 में शाहबाज खां इस दुर्ग को जीतता है। और अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में कहता है कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। और इतिहासकार हरविलास शारदा इस दुर्ग को महाराणा कुंभा की रचनात्मक और सैनिक मेधा का प्रतीक बताते हैं। ये हो गई बात आपके कुंभलगढ़ दुर्ग की। उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, 6 जिले आते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में दुर्गों पर कोई सवाल नहीं बनते आपके। ये हो गई बात आपके उदयपुर संभाग के। अब अगला संभाग बोलो। कुंभलगढ़ फेस्टिवल मनाते हैं, वो जब आप पर्यटन पढ़ोगे फेस्टिवल बहुत सारे हैं, जैसे मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं, जैसलमेर में। कब मनाते हैं, कौन से माह में, जनवरी फरवरी। फिर ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर, कौन से माह में, जनवरी माह में। फिर हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर, कौन से माह में, मार्च माह में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर, अप्रैल माह में। शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही के अंदर, कौन से माह में, दिसंबर माह में। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही में, कौन से माह में, जून माह में। ये आपको सारे लिखवाएंगे जब हम पर्यटन पढ़ेंगे, क्योंकि पर्यटन अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है, समझ रहे आप। पर्यटन की अपनी एक पृष्ठभूमि है। आपके पूर्व में भी सवाल आए कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया, RSP की बात कर रहा हूँ, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर। 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान देश का पहला राज्य जिसने पर्यटन को इंडस्ट्री माना, उद्योग का दर्जा प्रदान किया, समझे आप। फिर पर्यटन का ध्येय वाक्य भी पूछा जाता है। लोगो आपके RS मेंस में लिखने के लिए आया था, जाने क्या दिख जाए, जब आपके पर्यटन का लोगो था तब मेंस में लिखने के लिए आया था। 2 ऊँट करवट लिए हुए बैठे हुए और उनके ऊपर ये सवाल पूछा गया था। अभी क्या है राजस्थान पर्यटन का लोगो, पधारो हमारे देश, यही आपके राजस्थान पर्यटन का लोगो है। राज्य की पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई, नई पर्यटन नीति
कब बनी? अभी 2 सितंबर 2020 मंत्रिमंडल द्वारा नई पर्यटन नीति को उसकी अनुमोदना कर दी गई है। समझ गए आप? तो पर्यटन से संबंधित फिर निकाय भी आते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग कब स्थापित हुआ? 1956। आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979। इसका मुख्यालय कहाँ? जयपुर के अंदर। इसका कार्य क्या? पर्यटकों को भोजन और आवास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। होटलें होती हैं, आपके यहाँ भी है, देखिए शास्त्री सर्कल पर कजरी होटल। ऋषभदेव जाते हैं? ऋषभदेव में मेन रोड पर इस साइड पे एक होटल बनी हुई, क्या नाम है आरटीडीसी के होटल का? गौरी। नाथद्वारा में गोकुल, चित्तौड़ में पन्ना, ऐसी कई सारी होटलें हैं आरटीडीसी की, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। फिर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट रिटमैन, इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1996। ये पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार से संबंधित एक संस्थान है। तो बहुत सारी बातें आएंगी। फिर आपके शाही रेलगाड़ियाँ चल रही है, पैलेस ऑन व्हील्स कब प्रारंभ हुई? पैलेस ऑन व्हील्स 26 जनवरी 1982। फिर विलेज ऑन व्हील्स 29 नवंबर 2004। हेरिटेज ऑन व्हील्स फरवरी 2006। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 11 जनवरी 2009। जो शाही रेलगाड़ियाँ चल रही है भारत सरकार के रेल मंत्रालय और आरटीडीसी द्वारा संचालित है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। फिर कई सारी योजनाएं आएगी। फिर पर्यटन से संबंधित महोत्सव आएंगे। तो पर्यटन की अपनी पूरी एक डिटेल है, उसमें लिखेंगे हम, है ना। कुंभलगढ़ फेस्टिवल भी लिख लेंगे उसमें। अब आगे बढ़े, कौन सा संभाग लूँ बोलो? कुछ और विद्यार्थी कुछ और संभाग करें, क्या करें? अजमेर, जयपुर लूँ, अजमेर लूँ, आप जो कहोगे ले लूँगा, ठीक है। अजमेर ले लूँ, चलो अजमेर लिखो, कोई बात नहीं, सारी पढ़ने, अजमेर संभाग ले लो। मैं तो जयपुर भी ले लेता आपके थे, तो है ना, ऐसा कुछ नहीं। अजमेर संभाग, जिला लिखो अजमेर, दुर्ग लिखो तारागढ़, गढ़बिठली, अजय मेरू। तारागढ़, गढ़बिठली और अजय मेरू। गढ़बिठली, अब देखिए इस दुर्ग के बारे में भी एक दोहा है। दूसरी बात, राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग 2 हैं। एक तारागढ़ बूंदी के अंदर, वो जमीन से अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण टिमटिमाते हुए तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ पड़ गया। अब इसके नामकरण के पीछे अलग रीज़न है। दुर्ग के बारे में दोहा क्या है कि गोड़ पवार सिसोदिया, चहुआना चितचोर, तारागढ़ अजमेर रो, गर विजय गढ़जोर। मतलब श्रेष्ठ दुर्ग माना गया गिरी दुर्गों के अंदर, किसको? तारागढ़ दुर्ग को। इसीलिए इस प्रकार का दोहा इस दुर्ग के बारे में कहा गया। अब एक इतिहासकार है, इतिहासकार बिशप हेबर। अभी आपको लिखना कुछ नहीं, एक बार बात को समझ लेना। इतिहासकार बिशप हेबर इस दुर्ग को एक संज्ञा प्रदान करते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व का जिब्राल्टर। अब ये जिब्राल्टर क्या है? जिब्राल्टर एक जल संधि है, बिल्कुल स्पेन और मोरक्को को जोड़ती है। स्पेन यूरोप का देश है और मोरक्को अफ्रीका का देश है। इसकी प्राकृतिक दुर्गमता को देखते हुए जब हम अरावली की पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़, 873 मीटर। उत्तरी और दक्षिणी अरावली को जोड़ने का काम करती है, समझ गए आप। इसीलिए इतिहासकार जो जोड़ने का कार्य करे वो क्या? जिब्राल्टर। भाई स्पेन और मोरक्को को जोड़ने का काम कर रही है जिब्राल्टर जल संधि। इसीलिए इतिहासकार बिशप हेबर ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा दी। 3 नाम लिखे मैंने, तीनों नाम क्यों? तो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान द्वारा निर्मित, इसलिए इसका नाम क्या है? अजय मेरू। अब गढ़बिठली कहे जाने के पीछे 2 कारण। एक तो बिठली नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण कि बिठली नामक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। दूसरा, शाहजहां के शासनकाल में इस दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष था विट्ठल दास गौड़, जिसने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया, तो उसके नाम पर भी इसका नाम क्या पड़ गया? गढ़बिठली। भाई यहाँ पर 2 कारण गढ़बिठली कहे जाने के पीछे, एक बिठली नामक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ, दूसरा शाहजहां के शासनकाल में इस दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष था विट्ठल दास गौड़, जिसने इस दुर्ग का रिकंस्ट्रक्शन जीर्णोद्धार करवाया,
तो उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, गढ़बिठली। फिर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा वो क्या लिखते हैं, गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा उड़ना राजकुमार, वो अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर दुर्ग के भीतर एक महल का निर्माण करवाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तारागढ़। तीनों नामकरण के पीछे अलग अलग कारण रहे। भैया अंतिम कारण हमने स्पष्ट किया कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिख रहे हैं कि मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज उनकी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग के भीतर एक महल का निर्माण करवाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तारागढ़। अब बात करें दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की। दुर्ग के दर्शनीय स्थल कौन से, तो नंबर 1 मीरान साहब की दरगाह। ये मीरान साहब कौन थे, तो मीरान साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे। तारागढ़ के प्रथम गवर्नर 1202 में दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी एक दरगाह इस दुर्ग के भीतर। इनका वास्तविक नाम क्या है, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, एक ही व्यक्ति, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, ये इनका पूरा नाम है, वास्तविक नाम मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। फिर इस दुर्ग के भीतर एक मज़ार बनी हुई है, किसकी, घोड़े की मज़ार। ये घोड़ा ऐसा कहते हैं कि मीरान साहब का ही घोड़ा था और इस मज़ार के साथ एक मान्यता जुड़ी हुई है। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ चने की दाल चढ़ाने से मनोती पूर्ण होती है। आप कोई विश मांगे वो विश पूरी हो जाएगी यहाँ अगर चने की दाल चढ़ाई जाए, एक ऐसी मान्यता जुड़ी हुई है। फिर नंबर 3 रूठी रानी का महल। इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात एक ही रानी है, उम्मा दे, जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री और मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी उम्मा दे, है ना। इतिहासकार लिखते हैं कि भाई 2 अलग अलग कारण बताते हैं रूठने के। क्या कारण बताते हैं, एक कारण तो ये बताया जाता है कि लूणकरण भाटी उम्मादेव का विवाह सशर्त करवाते हैं मालदेव के साथ, कि उम्मादेव को पहली रात मालदेव को विष देना है विवाह के पश्चात। इस बात का पता किसको चल गया, उम्मादेव की माँ को। उम्मादेव की माँ नहीं चाहती थी कि उम्मादेव का सुहाग उजड़े, तो उम्मादेव की माँ क्या करती है, मालदेव को आगाह कर देती है कि भाई उम्मादेव का विवाह सशर्त करवाया गया कि पहली रात विष देकर आपकी हत्या की जाएगी। तो मालदेव को ये बात अच्छी नहीं लगती। मालदेव बहुत भला बुरा कहता है उम्मादेव को। उम्मादेव बहुत स्वाभिमानी महिला थी। एक इस दुर्ग के साथ एक घटना भी जुड़ी हुई, अभी सुनाएंगे आपको। उम्मादेव बहुत स्वाभिमानी महिला थी, वो रूठ कर आ जाती और यहाँ रहने लग जाती। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मालदेव नशे में धुत था, उसको जाना उम्मादेव के कमरे में था और कहाँ चला गया, दासी के रूम में, इसलिए उम्मादेव नाराज हो गई और यहाँ आकर रहने लग गई। भाई इतिहास में युद्ध हुआ 1544 में, जेतारण सुमेलगिरी का युद्ध, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच। युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि बोलियो सूरी राज यूं गिरी घाट गमसाण मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवाण, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। किसने कहा, शेरशाह सूरी ने। वो तो जेता और कुंपा थोड़ा सा अविश्वास उत्पन्न हो गया, अन्यथा उस युद्ध में शेरशाह सूरी की पराजय निश्चित थी। अब उस युद्ध से पूर्व की घटनाएं क्या रहती है, भाई इस बात का मालदेव को अच्छे से आभास था कि शेरशाह सूरी मारवाड़ पर आक्रमण करने से पहले तारागढ़ दुर्ग पर जरूर आक्रमण करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उम्मादेव उस समय इस दुर्ग के भीतर बने महल में रह रही होती है। अब मालदेव नहीं चाहता उम्मादेव को किसी प्रकार की कोई क्षति हो, नुकसान हो, तो मालदेव क्या करता है, एक चारण कवि को भेजता है कि भाई तू जा, कैसे भी करके उम्मादेव को मनाकर जोधपुर ले आना। लेकिन इतिहास गवाह है कि महिला ही महिला की दुश्मन रही है ना। मालदेव की अन्य रानियाँ नहीं चाहती कि भाई उम्मादेव जोधपुर आए, तो उन्होंने क्या किया, बारट आशा नाम का एक चारण कवि था, उसको साथ लगा दिया, तू भी जा, तेरा ये दायित्व है कि उम्मादेव अगर जोधपुर आने के लिए मान जाए तो कैसे भी करके उम्मादेव को जोधपुर नहीं आने देगा। ठीक है, मालदेव का प्रतिनिधित्व करता हुआ चारण कवि उम्मादेव को मना लेता है जोधपुर आने के लिए। इस बात का पता उस बारट आशा को चल जाता है, जो रानियों का प्रतिनिधि कवि होता है। वो एक दोहा सुनाता है। दोहा क्या सुनाता है कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तज मान, दोए गेंद न बंद ही एकण खंबे ठौण। उसने क्या कहा कि मान रखे तो पीव तज, स्वाभिमान प्यारा है तो प्रीतम को त्याग दे,
पीव रखे तजमान, और प्रीतम प्यारे हैं तो स्वाभिमान को त्याग दे। दोए गेंद न बंदी, गेंद कहा गया हाथी को। भाई दो हाथियों को एक खंबे से बांधा जा सकता है क्या? भाई एक तरफ तू स्वाभिमान की बात कर रही है और एक तरफ प्रीतम की बात कर रही है, दोनों में से एक रास्ते का चयन करना है तो दोनों में से एक रास्ते का चयन कर कि दो गेंद न बंद ही एकण खंबे ठोण, कि एक खंबे के साथ दो हाथियों को नहीं बांधा जा सकता। वैसे ही या तो स्वाभिमान का चयन कर ले या पति का चयन कर ले, प्रीतम का चयन कर ले। तो उमा दे बहुत स्वाभिमानी महिला होती है, वो उस समय जोधपुर नहीं जाती, और यहाँ तक कि मालदेव मरता है तब भी वो अनुमरण करती है, सहमरण नहीं करती। पगड़ी के साथ चिता पर सती होती है। सती प्रथा में आप पढ़ोगे, एक होता है सहमरण या सहगमन, पति के साथ उसकी चिता पर सती होना, वो सहमरण या सहगमन। सती प्रथा पढ़ी आपने? राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा कब और कहाँ प्रतिबंधित की गई? बूंदी। बूंदी सही बता रहे हैं, डर क्यों रहे हो फिर आप लोग? कब की गई? 1822। 1829 में भारत में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुई भाई, है ना। वो सती प्रथा की बात आप भारत स्तर पर कर रहे हैं। राजस्थान में रियासत काल में 1822 बूंदी, फिर 1825 में बीकानेर, 1830 में अलवर, 1844 में जयपुर डूंगरपुर, 1846 में प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, फिर 1848 में जोधपुर कोटा और 1861 में अंतिम बार उदयपुर में। लेकिन फिर भी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी मरे तो एक पासवान सती हो गई अंजाबाई, है ना, इतिहास में आप पढ़ोगे। तो ये हो गई बात आपके रूटी रानी का मल। उम्मादे जो है वो इतिहास में रूटी रानी के नाम से विख्यात है। इसके अलावा इस दुर्ग के भीतर पानी के 6 जालरे बने हुए हैं। अब जालरा क्या होता है? जब हम बावड़ियाँ पढ़ते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसको कहा गया? बावड़ियों का शहर बूंदी को। स्टेप वेल्स सीढ़ीदार कुएं, उसको क्या कहा जाता है? बावड़ी कहा जाता है। तो वापी स्थापत्य में, बावड़ी स्थापत्य में बावड़ी के पर्याय के रूप में कुछ शब्द काम में लिए जाते हैं, जिसमें एक शब्द है जालरा, मतलब जल स्रोत है। 5 जालरे बने हुए, नाना साहब का जालरा, हकीम इब्राहिम का जालरा, गोल जालरा, बड़ा जालरा और तिबारी जालरा, ये 5 जालरे इस दुर्ग के भीतर। फिर दुर्ग से संबंधित कुछ विशेष बिंदु है, एक बार इतना लिखिए फिर आगे की बात करेंगे। एक बार इतना लिख लो, लिख लो इसमें। इतिहासकार बिशप हेबर, ये नाम वापस आएगा जब आप आमेर दुर्ग पढ़ोगे, पहले बता रहा हूँ। बिशप हेबर इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा देते हैं। पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा देते हैं। पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा देते हैं। फिर अगली पंक्ति में लिखना, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, नाम सुना कर्नल जेम्स टोड का? कहाँ के मूल निवासी थे? ये सवाल आरएस प्री में आया हुआ है, पढ़े? आरएस प्री के पुराने पेपर देखे, सवाल पूछा हुआ है। कर्नल जेम्स टोड कहाँ के मूल निवासी थे? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। जन्म हुआ 20 मार्च 1782 इस्लिंगटन, इंग्लैंड के अंदर, लेकिन मूल निवासी कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। ये सवाल आरएस प्री में पूछा गया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान द्वारा निर्मित दुर्ग, अजय राज चौहान द्वारा निर्मित दुर्ग कोष्टक में लिखो अजय मेरू। अजय मेरू। फिर अगली पंक्ति में लिखना, बिठली नामक पहाड़ी पर स्थित होने
बिठली नामक पहाड़ी पर स्थित होने एवं शाहजहां के शासनकाल में दुर्गा अध्यक्ष विठ्ठलदास गौड़ द्वारा जीर्णोद्धार करवाए जाने के कारण गढ़बिठली नाम पड़ा। फिर अगली पंक्ति में लिखना डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर दुर्ग के भीतर एक महल का निर्माण करवाते हैं। अतः तारागढ़ नाम पड़ा। अब लिखो दर्शनीय स्थल। में नंबर 1 लिखना मीरान साहब की दरगाह। इनका वास्तविक नाम लिखो। वास्तविक नाम मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। नीचे और लिख लेता हूँ मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। ये वास्तविक नाम लिखने के पीछे कारण है, क्योंकि जब दुर्गों के इतिहास में आप कुछ बातें पढ़ोगे वहाँ पर आपके कुछ बातें ऐसी आएगी। मान लो आपके सामने एक सवाल आ गया, राजस्थान में हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह हमीदुद्दीन चिश्ती कह रहा हूँ मैं, मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं कह रहा हूँ। फतेहपुर सीकरी राजस्थान में है क्या? फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा राजस्थान में हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आप सभी लोग जानते हो, 99% लोग जानते हैं। गागरोन दुर्ग में। मिठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मिठे साहब की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। मिठे साहब का वास्तविक नाम क्या है? हमीदुद्दीन चिश्ती। हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर में सुल्तान उतारकिन, सन्यासियों का सुल्तान, वो अलग। ये इसीलिए लिखवा रहा हूँ वास्तविक नाम, समझ गए आप? मीरान साहब
वास्तविक नाम लिखा मीर सैयद हुसैन किंगसवार। फिर अगली पंक्ति में लिखो तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे और 1202 ईस्वी में 1202 ईस्वी में दुर्ग की रक्षा के लिए, दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब दूसरा स्थान केवल नाम लिख लेना, घोड़े की मजार। दूसरा स्थान लिखो घोड़े की मजार। फिर नंबर 3 लिखना रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल। इसमें पूरी पंक्ति ऐड करना, जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी की पुत्री, लूणकरण भाटी की पुत्री, लूणकरण भाटी की पुत्री एवं मालदेव की पत्नी, मालदेव जोधपुर, मालदेव की पत्नी उम्मादे, उम्मादे इतिहास में, उम्मादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात है, रूठी रानी के नाम से विख्यात है। अब इसके बाद के स्थल में लिख रहा हूँ जल स्रोत जो झालरे बने हुए हैं उनके नाम लिख लीजिए आप भी क्रमशः। नाना साहब का झालरा, जलिस वो रूठी रानी का महल भी है, लेकिन मैंने कहा ना इतिहास में रूठी रानी एक ही हुई उम्मादे, अपने को बाकी रूठी रानियाँ नहीं पढ़नी है ना। वो सुहास कंवर जो आप पढ़ते हो ना, अपने को नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि उम्मादे के अलावा रूठी रानी पर कोई सवाल नहीं बनता है ना। ये मैं लिखा नाना साहब का झालरा जल स्रोत हो गया। फिर हकीम इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा एवं तिबारी झालरा। तिबारी झालरा, नाना साहब का झालरा, हकीम इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा और तिबारी झालरा, तिबारी झालरा। ये तो हो गई बात आपके दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की। अब बात करें स्पेशल पॉइंट, विशेष बिंदु कौन से हैं। लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने? हाँ, अब विशेष बिंदु कौन से एक बार बात को समझ लेना। देखिए धौलपुर में शाही सेना से पराजित होने के बाद, धौलपुर में शाही सेना से पराजित हुआ दारा शिकोह और वो इस दुर्ग में शरण लेता है। आप इतिहास में भी पढ़ोगे कि उत्तराधिकार युद्ध हुआ, मुगल उत्तराधिकार युद्ध, औरंगजेब दारा शिकोह के बीच युद्ध हुए। एक युद्ध अजमेर में भी हुआ, दोरई का युद्ध, पढ़ा आपने, 14 मार्च 1659, समझा। धौलपुर में
शाही सेना से पराजित होने के बाद दारा शिकोह इस दुर्ग में शरण लेता है। अजमेर के इतिहासकार हरविलास शारदा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने एक मुगल कालीन दस्तावेज अखबार उल अखियार उसका विवरण देते हुए इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग बताया। एक मुगल कालीन दस्तावेज अखबार उल अखियार से एक बात ली, किसने? हरविलास शारदा ने। और उस बात को कहाँ लिखा? अपनी पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, अजमेर ऐतिहासिक और वर्णनात्मक, इस पुस्तक के अंदर। और इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग बताया। इस दुर्ग में कुल 14 बुर्जियाँ बनी हुई है। बुर्ज का मतलब दुर्ग के अंदर ऊंचा उठा हुआ भाग, जहाँ पर बैठने के लिए स्थान होता है। कई दुर्गों के भीतर आप पढ़ोगे बुर्जों के ऊपर राज्याभिषेक समारोह भी हुआ करते थे। जैसे आप पढ़ोगे लोहागढ़ दुर्ग के भीतर 8 बुर्जियाँ बनी हुई है, जिसमें जवाहर बुर्ज, उसके ऊपर भरतपुर के जाट राजाओं का राज्याभिषेक समारोह होता था जवाहर बुर्ज के ऊपर। तो इस दुर्ग में कुल 14 बुर्जियाँ बनी हुई है। उनके नाम घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, पिपली, खिड़की, श्रृंगार चंवरी। हमने पढ़ा श्रृंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भगवान शांतिनाथ का मंदिर, कुंभा के कोषाध्यक्ष शाह कोला के पुत्र वेलका जैन द्वारा निर्मित, वो हमने पढ़ा। श्रृंगार चंवरी तारागढ़ दुर्ग में एक बुर्जी का नाम है। इसके अलावा आर पार काता, जानू नायक की बुर्ज, इस प्रकार से 14 बुर्जियाँ इस दुर्ग के भीतर बनी हुई। अब आपके मन में संदेह हो सकता है कि क्या बुर्जों के ऊपर भी सवाल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। सवाल यही है, इनकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया कि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नियों के नाम, तारागढ़ की बुर्जियों के नाम। तो तारागढ़ दुर्ग की बुर्जियों के नाम है, लिख लो। अब तीनों बिंदु लिखो। नंबर 1 लिखो, धौलपुर में शाही सेना से पराजित होने के बाद दारा शिकोह इस दुर्ग में शरण लेता है। इस दुर्ग में शरण लेता है। इस दुर्ग में शरण लेता है। फिर अगली पंक्ति लिखो, इतिहासकार हरविलास शारदा। इतिहासकार हरविलास शारदा अपनी पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में मुगल कालीन दस्तावेज अखबार उल अखियार का विवरण देते हुए अखबार उल अखियार का विवरण देते हुए इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग, अखबार उल अखियार का विवरण देते हुए इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग, भारत का
प्रथम गिरिदुर्ग बताते हैं? गिरिदुर्ग बताते हैं, लिखा आपने। फिर तीसरा बिंदु लिखना, इस दुर्ग में घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा, इमली, पिपली, खिड़की, श्रृंगार चौरी, आर पार का अत्ता एवं जानू नायक की बुर्ज। घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा, इमली, पिपली, खिड़की, श्रृंगार चौरी, आर पार का अत्ता एवं जानू नायक की बुर्ज। आर पार का अत्ता एवं जानू नायक की बुर्ज आदि नामों से 14 बुर्जियां बनी हुई है। आदि नामों से 14 बुर्जियां बनी हुई है। ये हो गई बात आपके तारागढ़ दुर्ग की। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या लिखा। सबसे पहले हमने इतिहासकार बिशप हेबर इस दुर्ग को क्या संज्ञा देते हैं कि पूर्व का जिब्राल्टर। 3 नाम लिखे, अजय मेरू क्यों, तो कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, इसलिए नाम क्या, अजय मेरू। गढ़ बिठली 2 कारण, बिठली नामक पहाड़ी पर स्थित होने और शाहजहां के शासनकाल में दुर्गाध्यक्ष विठल दास गौड़ द्वारा दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाए जाने के कारण इसे क्या कहा गया, गढ़ बिठली। फिर तीसरा और अंतिम कारण तारागढ़ नाम क्यों, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर दुर्ग के भीतर एक महल का निर्माण करवाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तारागढ़। फिर हमने दुर्ग के दर्शनीय स्थल लिखे, मीरान साहब की दरगाह, वास्तविक नाम मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, 1202 ईस्वी में दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे, वहाँ के प्रशासक थे। फिर घोड़े की मज़ार, एक मज़ार बनी हुई है और यहाँ एक मान्यता कि चने की दाल चढ़ाने से मनौती पूर्ण होती है, हमने सीधा घोड़े की मज़ार स्थान लिखा। फिर रूठी रानी का महल, तो रूठी रानी उम्मा देव जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी की पुत्री और मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी। 5 जल स्रोत जालरे लिखे, नाना साहब का जालरा, हकीम इब्राहिम का जालरा, गोल जालरा, बड़ा जालरा और तिबारी जालरा। 3 विशेष बिंदु लिखे कि धौलपुर में शाही सेना से पराजित होने के बाद दारा शिको इस दुर्ग में शरण लेता है। फिर हरविलास शारदा इतिहासकार हुए अजमेर के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस पुस्तक में मुगल कालीन दस्तावेज अखबार उल अख्यार का विवरण देते हुए इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरिदुर्ग बताया। इस दुर्ग में घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा, इमली, पिपली, खिड़की, श्रृंगार चौरी, आर पार का अत्ता और जानू नायक की बुर्ज आदि नामों से 14 बुर्जियां बनी हुई है। अब अगला दुर्ग लिखना, अकबर का किला ओब्लिक मैगजीन दुर्ग। जिला चेंज नहीं करना है, जिला अजमेर ही रहेगा। अकबर का किला मैगजीन दुर्ग। अब देखिए इस दुर्ग का निर्माण कब
किसने क्यों करवाया और इसमें कौन सी स्थापत्य शैलियों का समन्वय है? तो कब का आंसर हो गया 1570 में। किसने? अकबर ने। क्यों करवाया? तो ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए। भाई अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऐसा कहते हैं कि अकबर अपने पूरे जीवन काल में दरगाह की जियारत करता है, मतलब यात्रा करता है। कितनी बार? 14 बार। और दरगाह की व्यवस्था के लिए अकबर द्वारा 18 गांव भी भेंट किए जाते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह की व्यवस्था के लिए अकबर ने 18 गांव भी भेंट किए थे। तो ये हो गई बात कि 1570 में अकबर ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए हिंदू एवं मुगल स्थापत्य शैलियों के समन्वय से इस दुर्ग का निर्माण करवाता है। हम जब गाइड बुक पढ़ते हैं वहाँ ऐसा लिखा मिलता है कि राजस्थान में मुगल या मुस्लिम स्थापत्य शैली पर निर्मित एकमात्र किला कौन सा है? अकबर का किला मैगजीन दुर्ग। वो खोटा पढ़ रहे हैं अभी तक, अब सुधार कर लेना कि इसमें हिंदू और मुगल दोनों ही स्थापत्य शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। अब देखिए, इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया, इसलिए इसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अकबर द्वारा निर्मित होने के कारण इसको अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। इतिहास की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं इस दुर्ग के साथ जुड़ी हुई। पहली घटना, अकबर हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप किस दुर्ग में प्रदान करता है? इसी किले में, अकबर के किले में, मैगजीन दुर्ग में। फिर नंबर 2, मेवाड़ को अधीन करने के लिए जहांगीर 3 वर्षों तक इस दुर्ग के भीतर रुकता है। मेवाड़ को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए, अधीन करने के लिए जहांगीर 3 वर्षों तक इस दुर्ग के भीतर रुका। तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत थॉमस रो 10 जनवरी 1616 में व्यापार की अनुमति के लिए जहांगीर से इसी दुर्ग में मुलाकात करता है। इतिहास की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई कि हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप अकबर इसी दुर्ग में प्रदान करता है। दूसरी, मेवाड़ को अधीन करने के लिए जहांगीर कितने वर्षों तक इस दुर्ग के भीतर रुका? 3 साल तक। फिर इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत थॉमस रो 10 जनवरी 1616 में व्यापार की अनुमति के लिए जहांगीर से इसी दुर्ग में मुलाकात करता है। 1801 में इस दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और वे इसे अपना शस्त्रागार बनाते हैं, शस्त्र रखने का स्थान। तभी से इसे क्या कहा जाने लगा? मैगजीन दुर्ग। भाई आपने राइफल देखी, बंदूक, उसमें पीछे से कारतूस भरने का एक औजार होता है, उसको क्या कहा जाता है? मैगजीन कहते हैं। तो अंग्रेज इसको अपना शस्त्रागार बनाते हैं, शस्त्र रखने का स्थान। 1801 में जब अधिकार किया तो इसको अपना सिलखाना, शस्त्रागार बनाते हैं। तभी से इसको क्या कहा जाने लगा? मैगजीन दुर्ग कहा जाने लगा। 1908 से यहाँ पर एक संग्रहालय संचालित किया जा रहा है, राजपूताना संग्रहालय। यहाँ पर राजपूताना संग्रहालय अभी भी संचालित हो रहा है। लिख लो, चलो इसमें कुछ पंक्तियाँ लिख लो, फिर क्योंकि मैं क्लास छोड़ूंगा, अब मैं 5 मिनट पहले निकलना पड़ेगा, है ना। लिख लो आप, 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में ओ सॉरी 1570, 1570 लिखना भाई। ये इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। 1570 अकबर का नागौर दरबार सुना आपने? हाँ, मारवाड़ की पराधीनता में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। नागौर दुर्ग पढ़ोगे उसमें ये बात आएगी। 1570 में अकबर ने ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए हिंदू एवं मुगल स्थापत्य शैलियों के समन्वय से इस दुर्ग का निर्माण करवाया। कोऑर्डिनेशन, समन्वय से इस दुर्ग का निर्माण करवाया।
लिखा आपने। फिर अगली पंक्ति में लिखना अकबर द्वारा निर्मित होने के कारण, अकबर द्वारा निर्मित होने के कारण अकबर द्वारा निर्मित होने के कारण इसे अकबर का दौलत खाना, इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। फिर अगली पंक्ति में लिखना अकबर हल्दी घाटी युद्ध की योजना को, अकबर हल्दी घाटी युद्ध की योजना को हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप, अंतिम रूप, अंतिम रूप इसी दुर्ग में देता है, इसी दुर्ग में देता है। फिर अगली पंक्ति में लिखना मेवाड़ को अधीन करने के लिए, मेवाड़ को अधीन करने के लिए जहांगीर, मेवाड़ को अधीन करने के लिए जहांगीर 3 वर्षों तक, 3 वर्षों तक इस दुर्ग के भीतर रुकता है, इस दुर्ग के भीतर रुकता है। फिर अगली पंक्ति में लिखना इंग्लैंड के सम्राट, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत, जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो, टॉमस रो 10 जनवरी 1616 में, 10 जनवरी 1616 में व्यापार की अनुमति के लिए, व्यापार की अनुमति के लिए व्यापार की अनुमति के लिए जहांगीर से इसी दुर्ग में, जहांगीर से इसी दुर्ग में मुलाकात करता है, जहांगीर से इसी दुर्ग में मुलाकात करता है। अगली पंक्ति में लिखना 1801 में, 1801 में दुर्ग पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, 1801 में दुर्ग पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। और वे इसे अपना, और वे इसे अपना शस्त्रागार बनाते हैं, शस्त्रागार बनाते हैं। तभी से इसे, तभी से इसे मैगजीन दुर्ग कहा जाने लगा, मैगजीन दुर्ग कहा जाने लगा।
1908 से यहाँ 1908 से यहाँ राजपूताना संग्रहालय संचालित किया जा रहा है। राजपूताना संग्रहालय संचालित किया जा रहा है। ये हो गई बात आपके अकबर के किले की। मैगजीन दुर्ग की निर्माण कब करवाया गया? 1570 में। किसने करवाया? अकबर ने। क्यों? ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए। इसमें दो स्थापत्य शैलियों का समन्वय, हिंदू और मुगल। अब अकबर ने बनवाया, इसलिए इसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। इतिहास की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हमने क्रमशः लिखी जो इस दुर्ग के साथ जुड़ी हुई है। अकबर हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में प्रदान करता है। फिर दूसरी घटना, मेवाड़ को अधीन करने के लिए जहांगीर 3 वर्ष तक इस दुर्ग के भीतर रुकता है। तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत थॉमस रो 10 जनवरी 1616 में व्यापार की अनुमति के लिए जहांगीर से इसी दुर्ग में मुलाकात करता है। 1801 में इस दुर्ग पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं और वे इसे अपना शस्त्रागार बनाते हैं। तभी से इसे क्या कहा जाने लगा? मैगजीन दुर्ग। 1908 से यहाँ पर एक संग्रहालय संचालित किया जा रहा है, राजपूताना संग्रहालय। अब हेडिंग डालो टोडगढ़ दुर्ग। जिला चेंज नहीं करना अभी। टोडगढ़ दुर्ग, इसका प्राचीन नाम अमूमन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस दुर्ग का प्राचीन नाम बोराड़वाड़ा था। तो बोराड़वाड़ा। टोडगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम से स्पष्ट है। निर्माण किसने करवाया? कर्नल जेम्स टोड ने। और इस दुर्ग में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 2 स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा, उनको कैद करके रखा जाता है। जैसे आप पढ़ोगे सिवाना का किला पढ़ोगे, उसके अंदर सिवाना दुर्ग में जय नारायण व्यास को कैद करके रखते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर इस दुर्ग के भीतर टोडगढ़ के किले के अंदर विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा, उनको कैद करके रखा जाता है। अब कल लिखवा देंगे आपको। कोई सवाल हो आपके, कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो मेरे से। कोई सवाल हो आपके? कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो भाई। बुर्ज लिख लो भले आप चाहो तो। बुर्ज इसमें लिख लो आप, दुर्ग के अंदर ऊंचा उठा हुआ भाग। बुर्ज में दुर्ग के अंदर ऊंचा उठा हुआ भाग जहां बैठने के लिए स्थान होता है, उसको कहते हैं बुर्ज। एक ही जगह उड़ना राजकुमार की, राजस्थान में 12 खंभों की छतरी वही है, उड़ना राजकुमार की छतरी। अब खंभे वैसे इसमें नहीं पूछे जाते। देखो एक बात, वो 84 खंभे, 80 खंभे, 32 खंभे, ये बड़ी छतरियाँ। 84 खंभों की छतरी जैसे बूंदी के अंदर वो 84 खंभों की छतरी अनिरुद्ध सिंह के भ्राता देव भगवान शिव को समर्पित करके उस छतरी का निर्माण करवाते हैं। 80 खंभों की छतरी अलवर मूसी महारानी की छतरी, जो विनय सिंह जी बख्तावर सिंह जी की एक पासवान थी मूसी महारानी, उसके लिए लाल पत्थरों से उस छतरी का निर्माण करवाते हैं। फिर 32 खंभों की छतरियाँ मुख्य रूप से 2, एक मांडल भीलवाड़ा में, एक रणथंभौर दुर्ग के भीतर, समझ। बाकी 12 न 16 न 8 न, वैसे 16 खंभों की तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी, 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की, है ना। ऐसे वैसे छतरियों के खंभों पर सवाल 80 और 84 अमूमन सवाल का नज़रिया जो रहता है ना। और कोई सवाल हो आपका पूछो, कोई सवाल हो, कोई सवाल हो कला और संस्कृति का आप पूछना चाहे तो पूछो भाई। महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी। कुंभा की हत्या की उदा ने, है ना। हाँ, कोई सवाल हो आपका पूछना चाहो तो पूछो, कला और संस्कृति का कोई भी सवाल आपका। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभ स्वामी मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभ स्वामी, कुंभ श्याम नहीं, कुंभ स्वामी, कुंभ श्याम आया होगा, कुंभ श्याम आया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभ श्याम मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार का मंदिर है। राजस्थान में एक मंदिर बना हुआ वराह मंदिर, नाम सुना?
कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में वरा मंदिर, जिसका निर्माण अर्णोराज करवाते हैं और महाराणा प्रताप के भाई सगर उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं। महाराणा मोकल का तुलादान उसी मंदिर में हुआ। औरंगजेब जब उस देव मंदिर को तोड़वाता है तो जयपुर महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय उसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। वरा मंदिर भी बना हुआ है राजस्थान। और कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहो तो पूछो भाई। कोई सवाल हो आपके कला और संस्कृति के, पूछो।